तो आज के लेक्चर में हम तल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तल कहो समतल कहो, बात एक ही है भाई। आपकी बुक में समतल लिखा हो तो इसलिए मैं भी समतल लिख देता हूँ, बाकी आप तल भी कह देते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे भैया। ठीक है ना। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक्सरसाइज 11.2 अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको 11.2 अच्छी तरह से समझ में नहीं आई ना, तो आप ये समझिए कि ये टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो आपका 11.2 से रिलेटेड है। जो उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट तुमने सीखे थे वो सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होने वाले हैं। ठीक है ना, तो 11.2 आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिए, तो जैसे हमने 11.2 के बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले रेखा का इक्वेशन ज्ञात करना सीखा था। ठीक है, वैसे ही हम इस 11.3 के बेसिक कंसेप्ट में इस सबसे पहले प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना सीखेंगे, है ना। प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना ये सीखेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे लाइन में तो हमने क्या सीखा था कि भाई अगर हमें एक पासिंग पॉइंट दिया हो, हमें एक पासिंग पॉइंट दिया हो और क्या दिया हो, लाइन की बात कर रहा हूँ, और क्या दिया हो, पैरेलल वेक्टर दिया हो, तो रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं वो अपने सीखा था, है ना। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें आपको एक तो पासिंग पॉइंट देगा और एक परपेंडिकुलर वेक्टर देगा, है ना। परपेंडिकुलर वेक्टर आपको मिलेगा। समझ में आई मेरी बात। परपेंडिकुलर वेक्टर आपको मिलेगा। वहां पे क्या था कि पासिंग पॉइंट था और एक पैरेलल वेक्टर था, यहाँ पे पैरेलल वेक्टर नहीं है। ठीक है ना, पैरेलल वेक्टर दिया हो तो आप इक्वेशन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसका रीजन जो है वो आप कॉलेज लेवल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि जो अगर हमें प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना है तो उसके लिए एक तो पासिंग पॉइंट होना चाहिए भैया, और एक परपेंडिकुलर वेक्टर होना चाहिए, उस तल के लंबवत सदिश होना चाहिए, तब जाकर के हम उस प्लेन का इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे बताइए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये एक तल है। ठीक है, अब इस तल का एक पासिंग पॉइंट आपको पता है कि भाई ये जो तल है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है। मान लो कि ये जो तल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। लेट्स से कि इसको मैं x1 y1 z1 बोल रहा हूँ। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, इस तल के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए। मान लो कि इस तल के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ना, ऐसे। ये जो वेक्टर है वो इस तल के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है इस तल पर। तो अगर आपको एक पासिंग पॉइंट दिया हो और इस तल के परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हो, तब आप इस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसकी डेरिवेशन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको एक पासिंग पॉइंट दिया हो और एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हो, तब इस तल के समीकरण का जो सदिश रूप है, तल के समीकरण का जो सदिश रूप है, या फिर आप कह लो कि तल का जो सदिश समीकरण है, उसका फॉर्मूला होता है आपका आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। ये होता है। ठीक है, अब कहें सर आर वेक्टर क्या चीज़ है। आर वेक्टर हम किसको बोलते थे, कोई भी हम जनरल पॉइंट मानते थे उसके पोजीशन वेक्टर को अपन आर वेक्टर बोलते थे, अगर आपको याद हो तो। रेखा के केस में मैंने बताया था, सेम चीज़ यहाँ पे होगी। इस तल पर आप कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लीजिए, कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लीजिए कि मैंने एक ये जनरल पॉइंट मान लिया, इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया से एक्स वाई जेड। जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई जेड ही मानते हैं, ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाई थी। तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा ना वो होगा हमारा आर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी लेता हूँ ताकि याद रहे। आर वेक्टर क्या है, जो जनरल पॉइंट है, जो हमारा जनरल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, ये ए वेक्टर क्या चीज़ है भाई, ए वेक्टर इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, दिए गए बिंदु का पोजीशन वेक्टर। समझ में आई। अच्छा, ये एन वेक्टर क्या चीज़ है, एन को बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब कहेंगे सर नॉर्मल का मतलब, मैथमेटिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर कहो या नॉर्मल कहो, बात एक ही होती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे n वेक्टर लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल माने परपेंडिकुलर वेक्टर की। तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, इसका जो घटकीय रूप होगा, इसका जो घटकीय रूप है वो, इसका जो घटकीय रूप होगा वो इस रूप का होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है ना, इसका जो घटकीय रूप है वो हम इस रूप का लेंगे हमेशा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये जो वेक्टर है उसको मैंने एन वेक्टर बोला है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एन क्या हमारा नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल के लिख दो या फिर परपेंडिकुलर लिख दो, लेकिन चूंकि एन से नॉर्मल याद रखने में आसानी होगा इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिखा है। ठीक है, तो एन क्या है हमारा नॉर्मल वेक्टर है, समझ में आ गई। तो ये जो है ये हमें इस तल के समीकरण निकाल के देगा। अब कहीं से ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो बताइए, तो उसको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। देखो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इसको मिटा दूँ एक बार। देखो अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो समझाता हूँ। तो हमें एक पासिंग पॉइंट गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन होगा। हमें इस तल का, ये जो तल है ना, इसका समीकरण ज्ञात करना होगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको समीकरण का फॉर्मूला ड्राइव करना है ना, तो उसके लिए आपको एक जनरल पॉइंट लेके चलना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक जनरल पॉइंट मान लिया, लेट से आर। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई और जेड, ये मैंने लिख दिए। ठीक है, तो अब मुझे इस तल की इक्वेशन निकालनी है ना, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है इस तल का। अब इस तल का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो अपन समझने वाले हैं। देखो तो एक पॉइंट ये गिवन है, इसको हमने जनरल पॉइंट ले लिया, और ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर है, इस तल के परपेंडिकुलर, है ना। हमें इस तल की इक्वेशन चाहिए। तो लाइन के केस में हमने क्या किया था, आप कहेंगे सर लाइन के केस में हमने इस ए पॉइंट से आर पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया था। सेम चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं, इस ए पॉइंट से आर पॉइंट की तरफ वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये जो हमारा वेक्टर है वो अगर इस तल के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के भी तो परपेंडिकुलर होगा। समझो भाई, ये वेक्टर अगर इस तल के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के भी तो परपेंडिकुलर पाएगा, क्यों पाएगा, बिल्कुल पाएगा। क्योंकि इस वेक्टर को सका के इसके नीचे ले जाओ, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए आर वेक्टर है, ये जो भाई साहब ए आर वेक्टर है वो हमारा परपेंडिकुलर है किसके, इस नॉर्मल वेक्टर के। इसको मैं नॉर्मल वेक्टर बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। आप चाहें तो परपेंडिकुलर बोल दीजिए, लेकिन नॉर्मल से एन याद रखने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं बार बार नॉर्मल बोल रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए आर वेक्टर है वो यार वो एन वेक्टर के, नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसको एन वेक्टर बोल रहे हैं भैया, अपन लिख भी देते हैं। ठीक है, तो ए आर वेक्टर परपेंडिकुलर है एन वेक्टर के, ये बात तो समझ में आई। अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, ये बात आपको मालूम है ना। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को बराबर रख देते हैं जीरो के, कुछ इस तरीके से। ठीक है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट शून्य होती है, तो ऐसा हमने कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो ए आर वैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ आर का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, लिख सकता हूँ ना। अब इस कैपिटल आर के पोजीशन वेक्टर को मैं क्या कहूँगा, आप कहेंगे कैपिटल आर के पोजीशन वेक्टर, कैपिटल आर का जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा होगा। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं काम करता हूँ, कैपिटल आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा पहले तो ये बताओ। आप कहेंगे कैपिटल आर का पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर, समझ रहे हैं, इसको मैंने मान लिया स्मॉल आर वेक्टर, ताकि इतना बड़ा बना लिखना पड़े, जैसे लाइन के केस में किया था वैसे कैसे हम कर रहे हैं। तो ए आर वैक्टर को लिख सकते हैं आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिसको मैंने माना है स्मॉल आर वेक्टर, तो लिख देते हैं स्मॉल आर वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताना, आप कहेंगे सर इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा एक्स वन आई कैप प्लस में वाई वन जे कैप प्लस में जेड वन के कैप। एक काम करते हैं, इसको अपन मान लेते हैं स्मॉल ए वेक्टर, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कौन लिखे यार, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको स्मॉल ए वेक्टर मान लिया। कहने का मतलब कि ए आर वेक्टर को लिख सकता हूँ आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिसको मैंने ये माना, माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिसको मैंने ये माना। अब इसकी मुझे डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, एन वेक्टर के साथ, बराबर जीरो। और यही तो हमारा वो था फॉर्मूला था, याद आया। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया।
ये हमें क्या देगा भैया, ये हमें भैया इस तल की समीकरण दे देगा। समझ आई, ये हमें इस तल की समीकरण दे देगा। अब कहेंगे सर ये तो आपने सदिश रूप निकाल दिया, तल की समीकरण का सदिश रूप आपने निकाल दिया। अगर तल की समीकरण का कार्तीय रूप निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? अब इसका कार्तीय समीकरण कैसे निकालेंगे वो समझो। कार्तीय समीकरण के लिए कुछ नहीं है, इसको आगे सोल्व कर लो, बस कार्तीय समीकरण अपने आप निकल जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आर वेक्टर क्या है, तो आप कहेंगे सर आर वेक्टर ही है, तो आर वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू कह लो या फिर उसका घट के रूप लिख दो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। माइनस ये ए वेक्टर क्या चीज़ है भैया, ए वेक्टर जी हमारे पास ये देख रहा, आपको दिख रहा होगा, लिख दो x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप प्लस में z1 के कैप, है ना। अब इसकी मुझे डॉट प्रोडक्ट करानी है किसके साथ, इसकी मुझे डॉट प्रोडक्ट करानी है एन वेक्टर के साथ। एन वेक्टर क्या चीज़ है, एन वेक्टर सर जी ये चीज़ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लिख दो फिर ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप। अब इसको सोल्व कर लो, आपको अपने आप ही इस तल के समीकरण का कार्तीय रूप मिल जाएगा सोल्व करते ही। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये आएगा हमारे पास x माइनस x1 है ना आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप। उसकी अगर मैं इसके साथ डॉट पर कराऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x माइनस x1 इंटू ए प्लस में y माइनस y1 इंटू बी प्लस में z माइनस z1 इंटू सी बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या निकला है भैया, ये हमारे पास इस तल की समीकरण निकल आई, लेकिन किस रूप में, कार्तीय रूप में। समझ में आई बात, ये भी तल की इक्वेशन है और ये भी तल की इक्वेशन है, दोनों की दोनों तल की इक्वेशन ही हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों की दोनों एक ही तल को दर्शाती हैं। चाहे आप इसको जियोजेब्रा में बना लो, चाहे आप इसको जियोजेब्रा में बना लो, दोनों के दोनों सेम तल को ही दर्शाएंगी। बस फर्क ये है कि यहाँ पे तो वेक्टर्स हैं इसलिए अपन इसको वेक्टर्स फॉर्म बोल देते हैं, और यहाँ पे वेक्टर नहीं है तो इसलिए हम इसको कार्टेशियन फॉर्म बोल देते हैं, कार्तीय रूप बोल देते हैं तल के समीकरण का। समझ गई, तो ये फॉर्मूले हमारे यहाँ से निकल के आए हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित मैं आपको एक प्रश्न करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फील आए, उसके बाद फिर अपन अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब जैसे ये वाला प्रश्न देखो बेटा, आपके एनसीईआरटी बुक का ही है और इससे आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको इसको जियोजेब्रा पे बना के भी दिखाऊंगा, वहाँ से और अच्छी तरह से फील आएगा। देखो क्या क्या है, क्या क्या कि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, इसका ए पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, बी पार्ट आप खुद ब खुद ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं करा दूंगा, लेकिन पहले ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में क्या रखा है कि वो जो समतल है ना वो इस पॉइंट से गुजरता है भैया, और वो जो समतल है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, समतल इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है या वेक्टर इस समतल के परपेंडिकुलर, दोनों सेम चीज होती हैं। ठीक है, यानी कि हमें उस समतल का इक्वेशन ज्ञात करना है जो इस पॉइंट से पास आउट होता है, पॉइंट के हमारे पास 1,0,-2, और इस समतल के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो हमें क्या दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसका हमें सदिश और कार्तीय समीकरण दोनों निकालने हैं। अब कैसे निकालेंगे, आपको सर फॉर्मूला है, लगा देंगे डायरेक्टली, लगाओ फिर। आपको सर सदिश समीकरण का फॉर्मूला क्या था, सदिश समीकरण का हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था भैया, सदिश समीकरण का फॉर्मूला था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर बराबर 0। सोल्व कर लो इसको, तो आर वेक्टर का तो अपन आर वेक्टर लिखते हैं, ए वेक्टर क्या हमारा, ए वेक्टर होता है जो गिवन पॉइंट है ना उसका पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, इसके साथ आई कैप जे कैप के कैप चुका दो, अपने आप निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप, ठीक है, प्लस में 0 जे कैप माइनस का 2 के कैप, ऐसा हो गया जी। अब इसकी मुझे डॉट प्रोडक्ट करनी किसके साथ, एन वेक्टर के साथ। एन वेक्टर क्या होता है, ये जो हमारा नॉर्मल वेक्टर होता है ना इसको अपन एन वेक्टर बोलते हैं। एन वेक्टर हमारे पास क्या है, ये है जी आई कैप प्लस में जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है, बराबर 0। अब इसको आगे सोल्व करना है। अब इसको आगे कैसे सोल्व करें, तो इसको एक काम करो, इस वेक्टर की सबसे पहले इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दो, फिर इस वेक्टर की इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में वितरण नियम लागू होता है ना कि आप उसको बांट सकते हैं, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, नहीं तो आप एक काम कर सकते थे, यहाँ पर इसको बांटने के बजाय आप यहीं पे बांट देते,
वो ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है ना, जहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी टाइप लगेगा। तो एक काम करो, आप यहीं पे बांट दो। यहीं पे कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो यहीं पे बांट लेते हैं, है ना, ये अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में। तो अब इसको सोल्व कर लो। तो ये तो हो जाएगा आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर, क्या हमारे पास एन वेक्टर जी ये आई कैप प्लस में जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है, माइनस ए वेक्टर की एन वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर लो। ए वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आई कैप प्लस में जीरो के जे कैप माइनस का टू के कैप। अब इस वेक्टर की भाई साहब इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, इस वेक्टर की इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, आई कैप की आई कैप के साथ गुणा, जे कैप की जे कैप के साथ गुणा, के कैप के कोफिशिएंट की के कैप के साथ गुणा, उसको अपन जोड़ लेते हैं। तो ये जाता है 1 प्लस 0 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा बेसिकली, बराबर 0। तो आपके पास आ जाएगा आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर 3। ये आपके पास क्या निकला है, ये आपके पास इस समतल का समीकरण निकला है। समझ में आ गई। अब ये हमने निकाल लिया सदिश समीकरण, अब हम निकालते हैं कार्तीय समीकरण, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जियोजेब्रा भी दिखाऊंगा भाई, पहले कार्तीय समीकरण निकाल लेते हैं। कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगी, तो आपको से कार्तीय समीकरण के लिए हमारे पास सूत्र था, क्या सूत्र था, ये था जी हमारे पास x माइनस एक्स वन इंटू ए प्लस में y माइनस वाई वन इंटू बी प्लस में z माइनस जेड वन इंटू सी बराबर 0। यही था ना, बस वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा सर x माइनस, अच्छा ये x1 क्या चीज़ है भैया, x1 y1 z1 बताना। आपके सर जो गिवन पॉइंट होता है ना उसके कोऑर्डिनेट को अपन x1 y1 z1 बोलते हैं, ढाल दो फिर, हो जाएगा 1। अच्छा ए बी सी क्या चीज़ है, आपका आंसर ए बी सी, हाँ जी, ये जो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, ये जो नॉर्मल वेक्टर है, इसमें जो आई कैप का कोफिशिएंट होता है इसको ए बोलते हैं, जे कैप का कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, के कैप का कोफिशिएंट को सी बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, ये 1 और ये -1, ढालो फिर यहाँ पे एक ही जगह ढालेंगे 1। ऐसे ही y माइनस वाई वन क्या है, y1 है जी हमारे पास ये 0, और b क्या है, b है जी हमारे पास इसका कोफिशिएंट यानी कि 1, प्लस में z माइनस z1 क्या है, z1 है जी हमारे पास ये -2, जो कि हो जाएगा +2 कि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और c हमारे पास क्या है, c है जी हमारे पास -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको कार्तीय समीकरण में कार्तीय रूप में इस तल का समीकरण मिल जाएगा। करते हैं सॉल्व, होगा x माइनस वन प्लस में y माइनस का z माइनस का 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3, -3 को उस तरफ भेजूंगा तो वहाँ पे जाके प्लस का 3। तो ये हमारे पास तल का समीकरण निकला आया, किस रूप में, कार्तीय रूप में। समझ में आई मेरी बात। अब जियोजेब्रा पे इसको बना के दिखाता हूँ, देखो। तो प्लेन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो प्लेन ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर इक्वेशन ढाल दीजिएगा, कार्तीय रूप में जो इक्वेशन आई है ना वही ढालिएगा, क्योंकि जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर जो है वो वही इक्वेशन एक्सेप्ट करता है। तो x प्लस में y माइनस जेड बराबर 3, यही इक्वेशन थी। देखिए जैसे मैंने इक्वेशन ढाली यहाँ पे, इसने तल बना के दे दिया मेरे को, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये होता है भैया तल, समझ में आ गई। इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है ना ये इनफाइनाइट होती है भैया, समझ में आ गई। तो ये कुछ इस तरीके का तल इसने दिखा दिया। अब क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट भी गिवन था जो कि इस तल पर था, तो उस पॉइंट को भी हम बना के देख लेते हैं कि क्या वो इस तल पे है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट भी ढाल देता हूँ। पॉइंट क्या था हमारे पास, पॉइंट था हमारे पास 1,0, -2। तो 1,0, -2 ये भी अपन ढाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ढाला तो इसने देखिए पॉइंट दिखा दिया अपने को, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो इस तल पे ही है बेटा, समझ रहे हैं, ये देखिए अब आपको महसूस होगा ये पॉइंट इस तल पे ही है। क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर भी गिवन था जो कि इसके परपेंडिकुलर था, वो वेक्टर भी मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, वो भी इसके परपेंडिकुलर ही आपको दिखेगा। तो वेक्टर बनाने के लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए वेक्टर और डबल ब्रैकेट लगा दीजिए, है ना। अब वो वेक्टर क्या था, वेक्टर था हमारे पास, वेक्टर था i प्लस जे माइनस के, यानी कि 1,1,-1। जैसे मैं यहाँ पे ये ढालूंगा
तो देखिए इसने वेक्टर ड्रॉ करके दिखा दिया, थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा मेरे को। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये, है ना, ये जो वेक्टर है वो इस तल के परपेंडिकुलर है। अब आप में से कई बच्चे कह देंगे कि सर ये वेक्टर तो ओरिजिन से जुड़ा हुआ है ना, तो इस तल के परपेंडिकुलर कैसे है? बेटा इस वेक्टर को आप कहीं भी सरका सकते हो ना। ये जो वेक्टर आप यहाँ पर महसूस मत करो, इस वेक्टर को सरका करके आप समझ लो कि हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लगा दें तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये सॉफ्टवेयर जो है ये इसको यहीं पर दिखाता है, लेकिन आप इस वेक्टर को कहीं भी सरका सकते हो ना भैया। तुम इसको सरका करके यहाँ पर लगा दो, परपेंडिकुलर अपने आप हो ही जाएगा, समझ रहे हो? तो ये जो वेक्टर वो इसके परपेंडिकुलर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर मैं ये इक्वेशन डालता हूँ तो हमें ये प्लेन मिलता है जो कि इस पॉइंट से पास आउट होता है और जिसके परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर है। समझ में आ गई? तो ये था इसका मतलब। क्लियर? अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? ये पॉइंट गिवन है, पासिंग पॉइंट, ठीक है, और ये जो वेक्टर है वो इस तल पर परपेंडिकुलर है। तो इसका सदिश समीकरण निकालना हो तो कैसे निकालोगे? आपको सर सदिश समीकरण हो जाएगा हमारे पास, क्या फॉर्मूला सदिश समीकरण का? यह है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसकी मुझे डॉट प्रोडक्ट करानी है नॉर्मल वेक्टर के साथ और बराबर लिखना है 0 के। ये हमारे पास सदिश समीकरण होता है तल का। वैल्यू पुट करते हैं तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर लिख देते हैं माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर लिखते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे ना। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, अब वैल्यू पुट कर लो, अब आसान रहेगा। आर वेक्टर का आर वेक्टर लिख दिया डॉट एन वेक्टर की वैल्यू कितनी है? आपके सर एन वेक्टर हमारे पास ये है, लिख दो फिर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप माइनस ए वेक्टर और एन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर लो, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट करो भैया, ठीक है ना। इसको तुम पोजीशन वेक्टर के अंदर चेंज कर लेना, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट कर देना। क्या आएगा? 1, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, ये आएगा 1 माइनस 8 प्लस में 6, चाहे तो आप आराम से कर लेना, यही आएगा, है ना। 1 की इसके साथ, फिर 4 की इसके साथ और फिर 6 की इसके साथ, ऐसे ही तो करते थे। आई कैप जे कैप के कैप लगाने के बाद सेम चीज़ करते थे ना, वही चीज़ होगी यहाँ पे। मैंने डायरेक्टली कर दिया बस, तो हो गया आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप बराबर, जब मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या आएगा? ये आएगा जी हमारे पास माइनस का 7 प्लस का 6, यानी कि माइनस का 1 हो गया, है ना। माइनस का 1 माइनस प्लस का 1, वहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो बेसिकली ये आएगा भैया। तो ये हमारे पास क्या निकलाया? उस तल के समीकरण का सदिश रूप। समझ में आ गई? अब कार्तीय समीकरण निकाल लीजिएगा, चाहे तो आप यहीं से कार्तीय समीकरण के अंदर चेंज कर लीजिए, नहीं तो कार्तीय समीकरण का अलग से फॉर्मूला निकाल करके लगा करके उसको लगा लीजिए। कार्तीय समीकरण का क्या सूत्र था? ये था जी हमारे पास x माइनस x1 इंटू ए प्लस में y माइनस y1 इंटू बी प्लस में z माइनस z1 इंटू सी बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से। ये जाएगा x माइनस x1 y1 z1 क्या होते हैं? ये जो गिवन पॉइंट होता है ना, इसको अपन बोलते हैं x1 y1 z1। तो यहाँ पे लिख दो। अच्छा ए बी सी क्या चीज़ है? आई कैप के कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं सर जी, जे कैप के कोएफिशिएंट को बी और के कैप के कोएफिशिएंट को सी। लिख दो फिर। तो ये कुछ ऐसा ऐसा आपको दिखेगा, y माइनस 4 इंटू बी हमारे पास क्या माइनस का 2 प्लस में z माइनस 6 इंटू सी हमारे पास क्या 1 बराबर 0। सोल्व कर लो। x माइनस 1 प्लस में नहीं, माई मिस्टेक, माइनस 2 के इसके साथ गुणा करूँ तो माइनस का 2 वही हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस का 8 प्लस में z माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 2y प्लस का z 8 माइनस 1 7, ठीक है ना, और 7 माइनस 6 1, वहाँ पे जाकर के माइनस 1। तो ये हमारे पास कार्तीय समीकरण निकलाया। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसे था। अब यहाँ पे एक कमाल की चीज़ बताऊँ तुमको मैं, ये जो हमारा सदिश समीकरण था ना और ये जो हमारा कार्तीय समीकरण है, इनमें आपको एक कमाल की चीज़ दिखेगी, ऑब्जर्वेशन है ये। देखिए सदिश समीकरण में आई कैप के साथ था 1, जे कैप के साथ था -2, के कैप के साथ था 1, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे x के साथ 1, y के साथ -2, z के साथ 1, है ना। यहाँ पर भी -1 था, यहाँ पर भी -1 था। यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है आपको? यहाँ पे पैटर्न ये है कि अगर मैं डायरेक्टली सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण के अंदर चेंज करना चाहूँ ना तो डायरेक्टली भी कर सकता था, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्टली कैसे? अगर मुझे कार्तीय समीकरण के अंदर चेंज करना होगा ना तो मैं क्या करूँगा, ये जो आई कैप जे कैप और के कैप है ना, इनके बजाय मैं एक्स वाई जेड लिख दूंगा ऐसे,
ठीक है, और बराबर सेम का सेम रहेगा ही। आर वेक्टर को उठा दूंगा भैया यहाँ से, डायरेक्टली चेंज करना हुआ तो, नहीं तो आप लंबे प्रोसेस से चलें तो आप ऐसे कर लीजिए चाहे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ कि यार पैटर्न देखो कितना कमाल का पैटर्न है यहाँ पे। समझ में आई बात? क्लियर? अब आप इसको जियोजेब्रा पर बना के देख लीजिए, आपको वहाँ पे तल दिख जाएगा। इसको आप बना नहीं पाएंगे ना, इसको बनाएंगे तो वो दिखाएगा नहीं। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर जो है वो प्लेन को तभी दर्शाता है जब आप उसका कार्तीय समीकरण ढालते हैं, और रेखा को तभी दर्शाता है जब आप उसका सदिश समीकरण ढालते हैं, है ना। तो रेखा का जब आप सदिश समीकरण ढालेंगे तभी वो दिखाएगा, और प्लेन का जब आप कार्तीय समीकरण ढालेंगे तभी जियोजेब्रा दिखाएगा। उसके साथ ये समस्या भैया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा उसको फटाफट से रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं। हमने ये सीखा कि अगर मुझे समतल का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है ना, और समीकरण हमारे दो रूप के होंगे, एक तो सदिश रूप और एक कार्तीय रूप। अगर मुझे समतल का समीकरण ज्ञात करना है और मुझे क्या गिवन हो, मुझे एक पासिंग पॉइंट गिवन हो और एक दूसरी बात क्या गिवन हो, दूसरी बात हमें गिवन हो क्या, नॉर्मल वेक्टर गिवन हो। अगर पासिंग पॉइंट गिवन है और नॉर्मल वेक्टर गिवन है, नॉर्मल वेक्टर गिवन है, तो मैं समतल का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात कर सकता हूं। फॉर्मूले क्या थे? समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर बराबर 0। और कार्तीय समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? ये था जी x माइनस x1 इंटू ए प्लस में y माइनस y1 इंटू बी प्लस में z माइनस z1 इंटू सी बराबर 0। तो ये दो चीजें हमने आज सीखी। क्लियर? चलिए जी, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम समतल का समीकरण ही ज्ञात करना सीखेंगे, लेकिन वहां पे इन्फॉर्मेशन कुछ और दे रखी होगी अपने को। यहाँ पे तो क्या था कि ये इन्फॉर्मेशन थी, अगर ये इन्फॉर्मेशन है तब हम सदिश समीकरण कार्तीय समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। लेकिन हर बार ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन देता है हर बार, ठीक है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन अगर हमें दे रखी हो, कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन अगर हमें दे रखी हो, तब हम समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।